अगर ये सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो ये भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। और सबसे मेन इनके बारे में जानने वाली बात ये है कि इनकी हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप अच्छे ही होंगे और लगे हुए हैं, बढ़िया है, लगे रहिए। बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाली है और साथ ही साथ आपका नीट का एग्ज़ाम भी आने वाला है। कुछ बच्चे जो मुझे ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, उनका जैसे चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जगत का वर्गीकरण, तो आज ही वाली क्लास हमारी लाइव भी है। जैसा कि कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम हिंदी में कराओ, तो इसीलिए आज मैंने ये क्लास लाइव भी रखी है कि जो बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं हिंदी मीडियम में, वो हमें हिंदी मीडियम के लिए ही ऐप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। कई बच्चों को डाउट है कि ये हिंदी मीडियम वाले जो कोर्स हैं वो इंग्लिश में ना कराएं, तो उसी पर्पज़ से हम लोग ये क्लासेस लाइव भी कर रहे हैं कि बच्चों को पता लगे कि जो हमारी हिंदी मीडियम की क्लासेस हैं वो हिंदी में ही रहेंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जगत का वर्गीकरण। जहाँ तक हम देख चुके थे वो हम अभी तक यू बैक्टीरिया कर लिया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये प्रोटोजोआ जो है, आप इसको जानते हो अच्छे से, आप अपना 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि प्रोटोजोन्स होते क्या है। प्रोटोजोआ जो ये प्रोटिस्ट है हमारे, ये क्या होते हैं? ये आपको पता है ये एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव तो है। आप बोलोगे मैम ने यू बैक्टीरिया भी पढ़ाया हमें, वो भी बोला कि एक कोशिकीय है। तो हम सबसे पहले तो यही देख लें कि दोनों में डिफरेंस क्या है हमारे। अभी तक हमने जैसे अपना सिस्टम पढ़ा, जो हमारे किंगडम है वो कौन कौन से हैं। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, और आगे आपका फंगी है, प्लांट है, प्लांटी और एनिमिलिया। तो हमने अभी अपना देखा कौन सा, मोनेरा देखा, जिसमें हमने अपने बैक्टीरियाज देखे। अब बैक्टीरिया भी आपके एक कोशिकीय है और आपके ये प्रोटोजोन्स भी जो है वो एक कोशिकीय हैं। तो पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर लें कि इनमें क्या डिफरेंस है। अगर दोनों ही एक कोशिकीय हैं तो हमने इनको एक ही ग्रुप में क्यों नहीं रखा? हमने इन दोनों को क्लासिफाई अलग अलग क्यों किया? इनको अलग अलग क्लासिफाई करने का कारण, अगर हम इसको मोनेरा से कंपेयर करें, मोनेरा से कंपेयर करें हम अपने प्रोटिस्टा को, देखो अगर आप प्रोटिस्टा कहीं पर भी सुनते हो तो आपको सबसे पहले अमीबा आता है आपके 10th क्लास के हिसाब से कि प्रोटिस्टा है, तो सबसे पहले प्रोटोजोन कौन सा है हमारा? अमीबा। तो आप अमीबा के बारे में तो अच्छे से जानते हो ना कि एक कोशिकीय जीव होते हैं वो। तो दोनों क्या है? एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय मीन्स पूरा जो उनका सिस्टम है वो एक ही कोशिका पे चल रहा है। पूरा जो शरीर है वो एक ही कोशिका का बना है और एक ही कोशिका के जरिए वो सारे काम, अपने सारे जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो किसके थ्रू हो रही है? एक कोशिका के थ्रू ही हो रही है। ठीक है, तो जो हमारे प्रोटिस्टा है ये भी एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन दूसरा इनमें जो डिफरेंस है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और ये हमारे होते हैं यूकैरियोटिक। अब देखा जाए तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा हुआ होता है, उसके बाहर कोई झिल्ली नहीं होती। और जो हमारा यूकैरियोटिक होते हैं उनका जो केंद्रक होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और उसके जो बाहर होती है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक भित्ति पाई जाती है। तो ये इनमें बड़ा डिफरेंस है। और दूसरा, इसमें सारे जितने भी कोशिकांग होते हैं सारे नहीं पाए जाते। जो हमारे प्रोकैरियोटिक है ये बहुत प्रिमिटिव, बहुत प्राथमिक जीव माने जाते हैं, इसीलिए इनमें सारे
कोशिकांग उपस्थित नहीं होते, लेकिन जो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं इनमें सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो इनमें ये जो बड़ा डिफरेंस है दोनों में ये है कि ये प्रोकैरियोटिक थे और ये यूकैरियोटिक थे, इसीलिए दोनों को अलग अलग रखा। देखो किसी की बॉडी में सारे कोशिकांग नहीं होंगे तो उनके जो बॉडी का जो सिस्टम है, जो सारा काम करने का जो क्षमता है, सब कुछ है, वो अलग अलग होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, इसीलिए दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखा। अब हम बात करते हैं अपने प्रोटिस्टा की। तो जो हमारे प्रोटिस्टा हैं उनको हमने, जितने भी प्रोटिस्ट हैं हमने उनको जो क्लासिफाई किया है वो 5 भागों में बांटा है। पहला है हमारा, लेकिन आपको मैं इससे पहले एक चीज और बता दूं, ये क्वेश्चन नीट में आता भी है कि ऐसे एक कोशिकीय जीव का नाम बताओ जो यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो आप इसको क्या बताएंगे, जो ऐसा एक कोशिकीय जीव जो यूकैरियोटिक है, तो उसमें आपका क्या आएगा, आपका यूकैरियोटिक कौन है, हमारे सारे प्रोटिस्टा हैं जो हमारे यूकैरियोटिक हैं, जिन जीवों के बारे में हम आज बात करेंगे। या फिर ऐसा पूछा जाता है कि ऐसे एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए जो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो इस तरीके का आपने ध्यान रखना है। तो हम अपने प्रोटिस्टा को कैसे भागों में बांटेंगे। पहला है डाइएटम, डाइनो फ्लैजिलेट्स, ठीक है, पहला आपका आता है डाइएटम्स, दूसरा आता है आपका डाइनो फ्लैजिलेट्स, डाइनो फ्लैजिलेट्स। अब इनके नाम ना हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है। थर्ड इज यूग्लिनॉइड्स, इसीलिए मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया है क्योंकि हिंदी में भी इसको हम यही बोलेंगे। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये वीडियो को शेयर कर लें और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएँ और वीडियो का फायदा उठा पाए। आपका नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड्स और थर्ड इज योर प्रोटोजोआ, फिफ्थ इज योर आपका प्रोटोजोआ। पहला आपको डायटम्स, जो हमारे पहला भाग है वो है हमारा डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। तो अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में देखें तो ये एक कोशिकीय है, यूकैरियोट्स है। इसको पहली बार हैकेल ने 1866 में इस ग्रुप के बारे में पता लगाया था, क्लासिफाई किया था। इसके अंदर जो आते हैं ये कौन कौन आते हैं, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। अगर हम बात करें अब इनके न्यूट्रिशन की, पोषण की, अगर हम इनके पोषण को देखें तो इनका जो पोषण है ये या तो स्वपोषी होंगे या फिर होंगे परपोषी। तो अगर हम कुछ होंगे स्वपोषी और परपोषी। तो ज्यादातर जो जीव हमें देखने के लिए मिलते हैं इसमें वो स्वपोषी होते हैं और बहुत कम इसमें परपोषी होते हैं। तो जो हमारे परपोषी जीव होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, आपको पता है। अगर जो परपोषी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या तो वो पैरासाइटिक होंगे, ठीक है, या तो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो पोषण का कौन सा जरिया अपनाएंगे, या तो पैरासाइटिक होंगे, किसी के ऊपर अपना जीवन, किसी की बॉडी को होस्ट बनाकर उससे अपना पोषण लेंगे, ठीक है।
या तो वो पैरासाइटिक होंगे, तो मोस्ट ऑफ दीज आर पैरासाइटिक, इनमें से ज़्यादा पैरासाइटिक होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। तो अभी हम ज़्यादा इस बारे में बात ना करके, जैसे इनका पोषण एक एक करके हम सबको देखेंगे तो वो फिर सबका एक एक करके ही कंप्लीट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने डायटम्स की। किंगडम प्रोटिस्टा में अगर हम डायटम्स को देखें तो जो हमारे डायटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं। डायटम्स के अंदर हमारे आते हैं क्रीसोफाइट्स, इनको क्रीसोफाइट्स भी बोलते हैं और क्रीसोफाइट्स बोलते हैं। और इसके अंदर आती है हमारी गोल्डन शैवाल, और गोल्डन शैवाल आती है हमारे अंदर, इसके अंदर आते हैं डेस्मिड्स। तो अगर हम इसकी खास बात बताएं तो इस जो भी हमारे डायटम्स होते हैं, इनकी जो बाहरी जो कोशिका भित्ति होती है, जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो बिल्कुल सोप बॉक्स की तरह होती है। तो इसकी कोशिका भित्ति पर सिलिका पाया जाता है, सिलिका। इनकी कोशिका भित्ति पर सिलिका पाया जाता है। सिलिका पाए जाने की वजह से जब ये वाले जितने भी जीव हैं, अगर ये मर जाते हैं तो मरने के बाद इनकी बॉडी का सिलिका जो होता है वो वहीं रह जाता है, और सिलिका इकट्ठा होकर वो इतनी मात्रा में सिलिका इकट्ठा हो जाता है कि वहां पर जो अर्थ होती है उसको बोलते हैं डायएटोमियस अर्थ। ये क्या बनाते हैं? डायएटोमियस अर्थ बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, सिलिका बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। और दूसरी इनके बारे में सबसे जानने वाली बात एक तो आपको ये है कि ये डायएटोमियस अर्थ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में जो सिलिका पाया जाता है वो नष्ट नहीं करा जा सकता, और वो सिलिका इकट्ठा होकर बहुत सालों के बाद एक अर्थ बनाता है, उसको डायएटोमियस अर्थ कहा जाता है। दूसरी, इनकी बॉडी से एक चिकना जो इकट्ठा हुआ होता है सिलिका, वो बहुत चिकना होता है। तो चिकना होने की वजह से वो ऑयल फिल्ट्रेशन का काम भी करता है। ठीक है, तो इसकी जो हमारे जो जितने भी डायएटम्स हैं ये किस काम में भी आते हैं? ये ऑयल फिल्ट्रेशन के काम में भी आते हैं, और हमारा जो पॉलिशिंग के काम में भी आते हैं। ठीक है, एक तो पॉलिशिंग का काम किया जाता है इससे, और दूसरा ऑयल फिल्ट्रेशन के काम में आते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जानने वाली ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और सबसे एक बात इनके बारे में और जानने वाली, ये चीफ प्रोड्यूसर, सबसे पहले चीफ प्रोड्यूसर ऑफ आवर फूड चेन, हमारे जो फूड चेन है, जो हमारी श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला, उसके सबसे निम्नतम जीव माने जाते हैं, तो उसको बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर, निम्न उत्पादक ऑफ हमारी खाद्य श्रृंखला है, उसका चीफ प्रोड्यूसर माना जाता है इन्हें। ठीक है, तो ये तो है हमारे डायटम्स। डायटम्स में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो यही है कि ये डायएटोमियस अर्थ का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में सिलिका पाया जाता है। दूसरी बात, इनकी बॉडी से एक बहुत चिकना पदार्थ निकलता है जो ऑयल फिल्ट्रेशन के काम आता है और पॉलिशिंग के काम आता है, और इनको जो हमारी खाद्य श्रृंखला का सबसे न्यूनतम उत्पादक माना जाता है। यहीं से ही हमारी खाद्य श्रृंखला स्टार्ट होती है। हम इनके बारे में आप लोगों को ये मैं बहुत सारी जितनी भी ये आपके पास स्लाइड से आपको दिखता है, जितना भी लिखा हुआ है, ये एज अ नोट्स आपके लिए मैं रेडी करवाती हूँ। जो मैं समझाना था वो आपको समझा दिया। ये आप
इसको वीडियो को रोक रोक कर आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके नोट्स भी रेडी होंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं, जलीय और नम स्थलीय आवासों में पाए जाते हैं। और दूसरा, ये जो इनकी जो कोशिकाएं हैं वो सिलिका, उसमें क्या होता है, सिलिका होता है के साथ गर्भवती सेल्यूलोज से बनी होती है। ये इन कोशिकाओं को बस अविनाशी बनाता है, इसी की वजह से ये इन कोशिकाओं का विनाश नहीं हो सकता, अविनाशी कोशिकाएं हैं। और इसी वजह से ये क्या करती है, किसका निर्माण करती हैं, डायएटोमिशियस अर्थ का निर्माण करती हैं। ये विभिन्न रंगों के पाए जाते हैं, जो हमारे क्रिसोफाइट्स होते हैं, मैंने बताया ना, ये विभिन्न रंगों के भी पाए जाते हैं। और इसी वजह से इसकी जो केंद्रक है उसमें एक बड़ा केंद्रकी वैक्यूल होता है। क्रिसोफाइट पीले भूरे रंग के होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये वाला भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, बस इसमें यही सब कुछ है। इसको आपको रोक रोक कर वीडियो से आपको नोट्स बनाना है। नेक्स्ट इज योर डायनोफ्लैजिलेट्स। यहाँ पर आपका युग्लेनॉइड्स है। मैं आपको डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बताती हूँ। डायनो जो फ्लैजिलेट्स है, डायनोफ्लैजिलेट, इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसकी बॉडी में फ्लैजिला पाए जाते हैं। और जो फ्लैजिला होते हैं वो दो होते हैं, दो फ्लैजिला, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, डायनोफ्लैजिलेट बोला जाता है इसको। ठीक है, इसकी एक दूसरी विशेषता ये है कि ये अलग अलग इनकी बॉडी में बहुत सारे पिगमेंट्स, कलर पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं अलग अलग रंगों के। तो जो इनका लाल रंग का वर्णक पाया जाता है वो पाया जाता है गॉन्यूलेक्स में। जो उदाहरण मैं आपको दूंगी इसके अंदर गॉन्यूलेक्स का दूंगी। इसकी बॉडी में क्या होता है, गॉन्यूलेक्स की बॉडी में लाल रंग का एक वर्णक पाया जाता है, गॉन्यूलेक्स। हिंदी में बोलेंगे इसको गॉन्यूलेक्स। इसकी बॉडी में एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। लाल रंग का वर्णक पाया जाता है और ये इनकी ये विशेषता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी विभाजित होते हैं, इनके सेल बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं। और जब ये इनके सेल्स डिवाइड होते हैं तो ये इनकी बॉडी से एक रेड कलर का पिगमेंट बाहर निकलता है, केमिकल। इनकी जो बॉडी होती है, अगर ये सेल डिवाइड होते हैं तो इनकी बॉडी में से रेड कलर का एक केमिकल बाहर निकलता है। जो रेड कलर का केमिकल बाहर निकलता है उसी की वजह से ये पूरे जिस तालाब में या समुद्र में पाए जाते हैं उसके पानी को लाल रंग का कर देते हैं। उसको रेड टाइड्स भी बोला जाता है। तो इनके बारे में याद रखने वाली बात यही है। मैं आपको अभी डीप स्टडी नहीं करा रही हूँ, मैं आपको मेन बातें बता रही हूँ कि जो हमारे जितने भी हमने प्रोटोजोन्स को विभाजित किया है जिन ग्रुप्स में, तो उनकी क्या क्या विशेषता है, किस किस में से क्वेश्चन हमारा आता है, तो वही उन्हीं चीजों के बारे में मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर हम डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो डायनोफ्लैजिलेट्स मीन्स इसकी बॉडी में दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्सल। ये बात भी आपको याद रखने वाली है कि कौन से जो हमारे देखो आपको पता है कि जो हमारे प्रोटोजोन्स हैं उसमें फ्लैजिला भी आएंगे, फ्लैजिलेटेड जो भी हमारे प्रोटोजोन्स हैं वो फ्लैजिलेटेड भी हैं, लेकिन इसको अलग से डायनोफ्लैजिलेट्स में ही क्यों रखा, तो इसमें कुछ ना कुछ विशेषता होगी। तो डायनोफ्लैजिलेट, तो फ्लैजिलेट मीन्स फ्लैजिलेट को लेकर ही कुछ विशेषता है। तो फ्लैजिलेट को लेकर विशेषता है, तो फ्लैजिलेट कौन से है इसमें, फ्लैजिलेट इसमें दो है और साथ ही साथ क्या है, एक इसका लॉन्गिट्यूडनल होगा, ये याद रखने वाली बात है, और दूसरा ट्रांसवर्सल होगा। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल दो फ्लैजिला पाए जाते हैं इसमें। दूसरा, इसमें अलग अलग कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अगर हम इसमें एक उदाहरण आपको पूछा जाएगा जो रेड टाइड्स बनाते हैं,
उसका नाम बताओ जो डायनोफ्लैजिलेट्स में, तो वो है हमारे गॉन्यूलेक्स, जो जिनकी बॉडी में सेल डिवाइड होते समय केमिकल रिलीज होता है। उस केमिकल की वजह से जो हमारे समुद्र का पानी का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, और उससे वो किसका निर्माण करते हैं, रेड टाइड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, अलग अलग रंगों की कोशिका के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये है हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट इज योर यूग्लिनॉइड। अब आपको यूग्लिनॉइड के बारे में बताऊंगी मैं। तो अगर हम बात करें यूग्निलॉइड की, तो यूग्लिनॉइड जैसे ही नाम आपको सुनाई दिया तो आपको याद आता है सबसे पहले यूग्लिना। ठीक है, तो अगर हम यूग्लिनॉइड की बात करें तो सबसे पहले आपको यूग्लिना याद आएगा। तो यूग्लिना हमारे जो यूग्लिनॉइड्स है, ये इनके अगर हम पोषण की बात करें, पोषण न्यूट्रिशन की बात करें, तो इसमें दोनों तरीके का पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है। ये स्वपोषी भी होते हैं और ये परपोषी भी होते हैं। तो आप बोलेंगे मैम ये कैसे होता है, स्वपोषी भी और परपोषी भी क्यों? सूर्य के प्रकाश में ये स्वपोषी होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो ये स्वपोषी होते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो ये खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। इसीलिए ये स्वपोषी भी हैं, परपोषी हैं। इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो मिक्सोट्रोपस बोला जाता है, और हिंदी में बोले तो मिश्र पोषी। ठीक है, मिश्र पोषी मीन्स दोनों तरीके से पोषण लेंगे। ये स्वपोषी भी होंगे और परपोषी भी होंगे। सूर्य के प्रकाश में ये अपना पोषण खुद करेंगे, ये खुद ही अपना भोजन बनाएंगे, और अगर ये सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो ये भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। और सबसे मेन इनके बारे में जानने वाली बात ये है कि इनकी सेल वॉल नहीं होती, इनकी सेल वॉल नहीं होती, और इनके बाहर एक प्रोटीन की लेयर होती है। प्रोटीन की परत होती है, जिसे क्या बोलते हैं, पेलिकल। इनके बारे में याद रखने वाली बात ये है कि एक तो ये स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। ये अपना भोजन खुद भी बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश में ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो ये भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। इसीलिए इनको मिक्सोट्रोपस और मिश्र पोषी भी कहा जाता है। और दूसरी बात इनके बारे में जानने वाली ये है कि इनके बाहर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, प्रोटीन की परत होती है। इनकी कोशिका भित्ति नहीं होती, जो किसकी बनी होती है, पेलिकल की बनी होती है। और देखो, आपने बोला कि आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले वाला जो हमारा डायनोफ्लैजिलेट था उसमें भी 2 फ्लैजिला थे, लेकिन जो हमारा यूग्लिनॉइड है इसमें भी हमारे 2 फ्लैजिला हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, दोनों को अलग अलग क्यों रखा? दोनों को अलग अलग इसलिए रखा, जो हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स हैं उनके जो फ्लैजिला है, मैंने इसीलिए आपको बताया कि उनका जो फ्लैजिला है वो एक हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा ट्रांसवर्सल होता है। लेकिन जो हमारे यूग्लिनॉइड होते हैं, यूग्लिना होता है, उनके अंदर जो फ्लैजिला पाया जाता है वो कैसा होता है? एक होता है हमारा लंबा और दूसरा हमारा छोटा। तो ये डिफरेंस है इनके फ्लैजिला में, डायनोफ्लैजिलेट्स के और हमारे यूग्लिनॉइड्स के। जो फ्लैजिला में डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि जो हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स हैं उनके जो 2 फ्लैजिला हैं वो एक लंबा और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा ट्रांसवर्सल होता है। लेकिन जो हमारे यूग्लिना है, इसका जो फ्लैजिला है वो कैसा होता है? एक लंबा होता है और एक छोटा होता है। दोनों में ये डिफरेंस है। तो इनके बारे में बस यही सब बातें आपको याद रखनी है, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बनेगा। और जो इसकी प्रोटीन की परत होती है वो क्या करती है? पेलिकल, ये रहा,
प्रोटीन की परत होती है पेलिकल, वो क्या करती है, इसको फ्लेक्सिबल बना देती है, लचीला बना देती है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर सेल्यूलोज नहीं पाया जाता, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति की अभाव होता है, ठीक है। ये रहा, आपको यूग्लिना में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लंबा और एक छोटा। आपको सारा जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये आपको नोट्स के रूप में भी आपको मिल रहा है, या आप वीडियो को रोक रोक के आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसीलिए आप कॉपी पेन लेके मेरे साथ साथ इसको कॉपी भी करते रहा कराओ, ठीक है। अब हम आगे बात करें अपने यूग्लिनॉइड्स के बाद हमारे आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ये ऑटोट्रॉफिक ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। यूग्लिना का ये स्ट्रक्चर है। मैं आपको स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पीछे बता देती हूँ, यहीं पर ही। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा स्लाइम मोल्ड्स। जो हमारा स्लाइम मोल्ड्स है ये क्या है, ये जो स्लाइम मोल्ड्स है ये हमारा फंगी प्रोटोजोन भी कहा जाता है, इसको फंगी प्रोटोजोन। तो अगर हम स्लाइम मोल्ड की बात करें तो ये हमारा फंगी प्रोटोजोन भी कहा जाता है, और इसके अंदर जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है सैप्रोफाइटिक। अब सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है ये आप सबको पता ही है। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो हमारे कोई भी जीव न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए मृत चीजों पर, डेड और डिकेइंग, सड़ी गली और मृत चीजों पर निर्भर रहता है, इस तरीके के पोषण को कहते हैं हम सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, और जितने भी हमारे ये स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, जब ये एग्रीगेट एक ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं हम प्लाज्मोडियम। आपने प्लाज्मोडियम के बारे में सुना होगा। प्लाज्मोडियम क्या है, हमारा मलेरियल, जो हमारा मलेरिया फैलाता है, पता है ना आपको कौन सा बैक्टीरिया है वो जो मलेरिया फैलाता है, वो होता है प्लाज्मोडियम। के थ्रू ही क्या होता है, हमारा मलेरिया फैलता है। तो ये क्या एक बना लेते हैं, जब ये ग्रुप में होते हैं तो ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और जब प्लाज्मोडियम एग्रीगेट होकर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये प्लाज्मोडियम फॉर्म में हो जाते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। लेकिन जो डिवीजन इनका होता है एक बॉडी के अंदर ही होता है। तो जब ये अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में तो ये एक ग्रुप बनाएंगे, और आपको पता है कि डिवीजन इनके अंदर कौन सा होता है, मल्टीपल फिजन, ठीक है। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बनाएंगे। ये मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक डिवीजन होगा और एक डिवाइड होकर नंबर ऑफ जो सेल्स होता है, नंबर ऑफ सेल बनते हैं। एक सेल डिवाइड होकर नंबर ऑफ सेल बनाएगा। तो ये जब डिवाइड होंगे तो ये किसके अंदर होंगे, एक बॉडी के अंदर डिवाइड होंगे, और इस बॉडी को बोलते हैं फ्रूट बॉडी, ठीक है। इस बॉडी को बोलेंगे फ्रूट बॉडी, और इसी के अंदर ये स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या करें, स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। तो आपको स्लाइम मोल्ड्स में याद रखने वाली बात यही है कि ये जिस बॉडी के अंदर डिवाइड होते हैं उसको बोलते हैं हम फ्रूट बॉडी। और जो ये सेल्स होते हैं, जब ये सेल्स फ्री होते हैं और ये सेल्स जो इनकी रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत रेजिस्टेंस होती है। उसी वजह से इनको हम नष्ट नहीं कर सकते, और नष्ट ना होने की वजह से ये हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं और बीमारी को फैला सकते हैं, ठीक है। अब स्लाइम मोल्ड्स के बाद हमारी नेक्स्ट आती है कैटेगरी प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ को हम यहीं पर ही देख लेंगे। जो हमारा प्रोटोजोआ है
इनको हम 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हमारा जो प्रोटोजोआ, आपको पता ही है कि प्रोटोजोआ में कौन आता है, हमारा अमीबा आता है। तो सबसे पहले हमारे जो प्रोटोजोन में आएंगे वो होते हैं हमारे अमीबॉयड प्रोटोजोन्स। दूसरा आता है हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोआ, एक होता है आपका अमीबॉयड, दूसरा होता है आपका सीलिएटेड, थर्ड इज फ्लैजिलेटेड। अमीबॉयड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और थर्ड इज स्पोरोजोआ। अब इन चारों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट डिस्क्राइब करूंगी। जब मैं आपको ऐप के अंदर फंगी पढ़ाऊंगी तभी मैं इन चारों के बारे में भी आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इनके बारे में, हमारा जो वर्गीकरण पढ़ा हमने प्रोटिस्टा का, वो हमने कौन कौन सा पढ़ा उसको आप रिवाइज कर लेंगे। डायटम्स पढ़ा हमने डायटम्स पढ़ा, और उसके आगे हमने क्या क्या पढ़ा, 5 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है हमारे प्रोटिस्टा को। वो सब आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और वीडियो को रोक रोक के नोट्स भी बना लेंगे। मैंने आपको मेन बातें डिस्कस की हैं, उन बातों को आप एक पेपर पर नोट डाउन कर लेंगे और उनको रिवाइज करेंगे। उन्हीं में से आपका क्वेश्चन बनता है। वीडियो को रोक रोक कर नोट्स बनाना। और ये हमारा प्रोटोजोआ अभी बचा है, ये हम नेक्स्ट फंगी के साथ ही डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं और मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ। कल क्लास 12th के लिए हम कुछ लेकर आएंगे, तो टॉपिक अभी मैं नहीं बताऊंगी, टॉपिक आप YouTube पर ही देख सकते हैं। और हमारे चैनल को देखने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और ऐप का लिंक दे दिया गया है उसको डाउनलोड कर लीजिए। और जितने भी हमारे कोर्सेज हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, कोर्सेज भी ज्वाइन करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी ही पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।